जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश की निकल गई सारी अकड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद यूनुस की बैठक कराने की बहुत बड़ी अपील की गई है। दोस्तों बताएंगे किसने ये अपील की है। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस अब मोदी जी के सामने हाथ जोड़ते नजर आने वाले हैं। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। ड्रैगन के दुश्मन ने भारत को दे दिया एक ऐसा खास न्योता जिसकी पूरी दुनिया में होने लगी चर्चा और बिलबिला उठा चाइना। तो वहीं ग्वादर पोर्ट पर फंसे चाइना और पाकिस्तान, तो इधर भारत को मिल गया बहुत बड़ा मौका। चाबहार के लिए खोल डाला खजाना। डोनाल्ड ट्रंप को भी मिला करारा जवाब। बताएंगे क्या एक्शन उठाया है अपने भारत की मोदी सरकार ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे किसी भी क्षण किसी भी पल ताइवान पर हो सकता है बहुत बड़ा अटैक। दोस्तों 59 चीनी युद्धक विमान पहुंच चुके हैं ताइवान के बिल्कुल ठीक करीब। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे बलूचिस्तान की औरतों को लेकर क्या बोला पाकिस्तानी जैद हामिद। कहने लगा अगर भारतीय सेना यहाँ आएगी तो वो तुम्हें सड़क पर घसीटते हुए लेकर जाएगी। बताएंगे किस संदर्भ में उसने ये बातें बोली है दोस्तों, और कैसे पाकिस्तानी सेनाओं की बड़ाई की है इस लाल टोपी ने, जिसका आज कमेंट के माध्यम से आप लोग चेहरा जरूर लाल करेंगे। बताएंगे सबसे बड़ी खबरें विस्तार से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारतीय सेना जैसा ना कोई आर्मी आज तक हुई है ना कोई आगे होगी, और इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश की निकल गई सारी अकड़। बीमस्टेक में प्रधानमंत्री मोदी जी और मोहम्मद यूनुस की बैठक कराने की अपील। जी हां, देश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा और भारत के साथ संबंधों में तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत से संपर्क किया है। एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने अप्रैल के पहले हफ्ते में बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक द्विपक्षीय बैठक कराने को लेकर भारत से संपर्क किया है। दरअसल दोनों देशों के नेता 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। इसे देखते हुए बांग्लादेश ने दोनों नेताओं के बीच बैठक आयोजित कराने के लिए संपर्क किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि हमने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित कराने को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक संपर्क किया है। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के 28 मार्च बोले तो शुक्रवार को चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात के होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने फरवरी में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ओमान में आयोजित इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बारे में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बताया था कि दोनों देशों के बीच हुई बैठक द्विपक्षीय संबंधों और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बोले तो बीमस्टेक के मुद्दे पर केंद्रित थी। एस जयशंकर जी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात हुई। इस दौरान हमने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की। ऐसे में भारत से संपर्क करना वाकई में ये दर्शाता है कि बांग्लादेश की अकड़ जो थी और जो एटीट्यूड था मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट में आने के बाद, उन सब की अब हवा निकल चुकी है और अब वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर रिश्ते बेहतर करने की कवायद शुरू करने वाले हैं। क्या लगता है दोस्तों, क्या बिम्स्टेक में पीएम मोदी जी मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे या नहीं, और क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं तो ये एक तरीके से मूवमेंट होगा जहां पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं मोहम्मद यूनुस लगातार जब से गवर्नमेंट में आए हैं भारत विरोधी फैसले लिए हैं। दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई है, चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाया है। इस बीच यूनुस का पीएम मोदी जी से मिलना या तो यूनुस को सुधार ही देंगे या फिर अच्छे से रिश्ते बिगड़ ही जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। क्योंकि पहले जो कभी बांग्लादेश भारत के लिए हुआ करता था, आज उसके लिए पाकिस्तान बन चुका है। और ऐसे में अब बांग्लादेश के अंदर से भी नई आवाजें निकलकर सामने आ रही है कि हमें फिर से शेख हसीना एज अ पीएम बांग्लादेश में चाहिए। इस बीच पीएम मोदी जी से यूनुस का मुलाकात वाकई में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। इसीलिए जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी खबर को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर चीन को रोकना ही होगा, नहीं चलेगी इसकी दादागिरी। दोस्तों ड्रैगन के दुश्मन ने भारत को भेज दिया ऐसा न्योता, होने लगी पूरी दुनिया में चर्चा। जी हाँ, फिलीपींस लगातार दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीतियों का सामना कर रहा है। अब चाहता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बने नए
नए रणनीतिक गठबंधन स्क्वाड में शामिल हो। इस गठबंधन का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती धमकियों का मुकाबला करना है। फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो एस ब्राउनर ने कहा कि चीन गैर कानूनी और दबाव बनाने वाली रणनीति अपनाकर इस इलाके में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और अपने सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी इस समूह में शामिल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के दौरान भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने फिलीपींस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। मीटिंग में चाइना की आक्रामक गतिविधियों पर खास ध्यान दिया गया। जनरल ब्राउनर ने बताया कि चाइना ने दक्षिण चीन सागर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, जिससे उसे इस पूरे इलाके पर कंट्रोल हासिल हो रहा है। मिसचीफ रीफ पर उसने 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया है और वहां एयर डिफेंस व मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि भविष्य में चाइना इस पूरे इलाके पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमान प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापारो ने कहा है कि सभी देशों को मिलकर ये यकीन बनाना चाहिए कि किसी भी विवाद को ताकत के साथ हल न किया जाए। उन्होंने कहा कि चाइना की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, जिसके पास 370 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा चाइना अब हिंद महासागर क्षेत्र में भी 7 से 8 युद्धपोतों को तैनात कर रहा है, जिनमें जासूसी जहाज भी शामिल है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां ग्वादर पोर्ट पर फंसे चीन और पाकिस्तान। तो भारत को मिल गया बहुत बड़ा और बेहतरीन मौका, चाबहार के लिए खोल दिया खजाना। दोस्तों, ट्रंप को भी मिला करारा जवाब। क्या है ये खबर बता दें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोले तो BLA के जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक करने के बाद पूरी दुनिया में शहबाज सरकार और चीन की जमकर किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन अरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट चला रहा है। यही नहीं, चीन की योजना ग्वादर में नेवी और सेना के बेस बनाने की है। चाइना ने अरबों डॉलर खर्च करके ग्वादर में पोर्ट का विकास किया है और एयरपोर्ट बनाया है, लेकिन इसका कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान का ग्वादर जो है उसको दुबई बनाने का सपना पाले बैठा था पाकिस्तान और चाइना, जो कि अब फेल होता दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान ने ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बता दें भारत का इरादा 4000 करोड़ खर्च करके अगले 10 साल में इस ईरानी पोर्ट की क्षमता को 5 गुना करने की है। जी हाँ, इससे पहले अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को दी गई छूट को खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अधिकतम दबाव बनाने की नीति पर काम कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत के कंट्रोल वाले चाबहार पोर्ट को दी गई छूट को खत्म करने का फैसला किया है। भारत सरकार 4000 करोड़ खर्च करके नई आधुनिक क्रेन लाना चाहती है ताकि पूरे पोर्ट का तंत्र आधुनिक बनाया जा सके। अभी चाबहार पोर्ट की क्षमता 1 लाख TEUs है, इसे बढ़ाकर 5 लाख TEUs करने की योजना है। क्या आप दोस्तों TUE का फुल फॉर्म बता सकते हैं? मेजरमेंट में इसको कैसे यूज किया जाता है? अगर आप थोड़ी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जानकारी रखते हैं तो जरूर इसके बारे में जानकारी होगी, तो TEU का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। दोस्तों, चाबहार पोर्ट पर एक दूसरा बर्थ बनाने की भी योजना है। चाबहार पोर्ट के लिए नई क्रेन का ऑर्डर कर दिया गया है। भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान के साथ पिछले साल 10 साल का समझौता हुआ था। भारत ने सामान आयात करने के लिए $12 करोड़ दिया है। भारत ने $25 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है ताकि चाबहार पोर्ट का विकास किया जा सके। भारत ने अब तक $2 करोड़ 40 लाख के पोर्ट के उपकरण ईरान को भेजे हैं। चाबहार को अन्य उपकरणों की सप्लाई करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लिए चाबहार पोर्ट चाइना और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब है। इसके अलावा भारत चाबहार पोर्ट की मदद से अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के देशों से जुड़ जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट के लिए भी चाबहार पोर्ट रास्ता है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत सीधे रशिया से जुड़ जाएगा। भारत ईरान के रास्ते आर्मेनिया और रशिया तथा यूरोप के अन्य देशों तक आसानी से सामान को भेज सकेगा। यही नहीं दोस्तों, रशिया भी इस कॉरिडोर के जरिए भारत और खाड़ी के देशों तक आसानी से सामान भेज रहा है। इससे वो अमेरिकी प्रतिबंधों से आसानी से बच जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौका देखकर चौका मार दिया है और यही कूटनीति भारत को नंबर 1 बनाती है। ऐसे में लॉन्ग लिव PM मोदी जरूर कहिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज दिवालिया घोषित। जी हाँ, लंदन प्रशासन ने संपत्ति नीलाम करने का किया फैसला। दोस्तों, नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, यानी कि उसको बैंकक्रप्ट घोषित किया गया है। लंदन प्रशासन ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को वर्ष 2025 का टैक्स डिफॉल्टर घोषित किया है। उनके खिलाफ दिवालिया बैंकक्रप्ट की कार्रवाई अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। लंदन प्रशासन के गैजेट के मुताबिक हसन नवाज पर करीब 10 मिलियन पाउंड
बोले तो लगभग 112 करोड़ 13,64,000 भारतीय रुपए का आयकर बकाया है। उन पर आरोप है कि वे जानबूझकर ये राशि नहीं चुका रहे हैं। हसन नवाज की बहन मरियम नवाज पाकिस्तान में मुख्यमंत्री है। अगले महीने से उनकी संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक ये टैक्स वर्ष 2015-16 से बकाया है और अब उस पर जुर्माने सहित कुल राशि लगभग 10 मिलियन पाउंड हो गई है। दोस्तों अगली खबर बता दें, एक नए युद्ध की बहुत बड़ी आहट के बीच बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 59 चीनी युद्धक विमान पहुंचे ताइवान के ठीक करीब। कभी भी हो सकता है बहुत बड़ा अटैक। दोस्तों ताइवान ने चीन के बढ़ते सैन्य खतरे के बीच 5 दिवसीय तेज प्रतिक्रिया अभ्यास बोले तो रैपिड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज शुरू किया है, जिसमें सैनिकों को किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चाइना लगातार ताइवान को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में लेने की धमकी दे रहा है। बीजिंग ने हाल में ही ताइवान के आसपास 59 युद्धक विमान और नौसैनिक जहाज तैनात किए हैं। इससे ताइवान की स्वतंत्रता समर्थक नीतियों के लिए सजा करार दिया गया। चीन बार बार ये संकेत दे चुका है कि अगर ताइवान ने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की दिशा में कोई कदम उठाया तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ताइवान के रक्षा मंत्री चियू को चेंग ने आगाह कर दिया है कि चीनी सेना पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हमला कर सकती है। हमें हर समय तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि चाइना की सैन्य गतिविधियों जो तेजी से आक्रामक हो रही है और ताइवान को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने चीन से खरीदा फाइटर जेट। अब J-35 का डेटा हो गया लीक। टेंशन में आ गए शहबाज शरीफ की सरकार। दोस्तों भारत के खिलाफ अपनी सेना को तैयार करने में जुटे चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। शहबाज सरकार ने चीन से 5 हैवी पीढ़ी के जिस स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 को खरीदा था उसका डेटा लीक हो गया है। चीन के खुफिया विभाग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS ने इसकी पुष्टि की है। चाइना ने इसके लिए पूर्व डिफेंस इंजीनियर लियू को विदेशी खुफिया एजेंसी को डेटा लीक करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने पायलटों को भी ट्रेनिंग लेने के लिए बीजिंग भेज दिया है। फाइटर जेट J-35 का डेटा लीक होने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टेंशन में आ चुके हैं। ये फाइटर जेट अब तक पाकिस्तानी सेना के बेड़े में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पहले ही सामने आ गई है। चीनी खुफिया एजेंसी ने अपने बयान में बताया कि लियू की गतिविधियों से देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हुआ। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जिस इंजीनियर ने यह डेटा लीक किया है वो चाइना के शोध संस्थान में एक असिस्टेंट इंजीनियर था। यह संस्थान डिफेंस टेक्नोलॉजी का लेकर काम करता है। यह भी बताया है कि इंजीनियर इसलिए नाराज था क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हुआ था, जिसके बाद उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। बाद में उसने एक इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन कर लिया। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो उसने चीन के 5 हैवी पीढ़ी के फाइटर जेट के गोपनीय दस्तावेजों को लीक कर दिया। इसके बदले में उसे दूसरे देशों से खूब सारे पैसे भी मिले। जब खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लगी तो उसने आरोपी इंजीनियर को पकड़ लिया। बाद में उसे देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। दोस्तों शहबाज शरीफ के लिए यह कितना सदमे भरा खबर है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना का सबसे अहम फाइटर जेट है J-35, जिसको पाकिस्तान ने खरीदा है और पाकिस्तान के लिए भी ये नंबर 1 फाइटर जेट माना जाता है। ऐसे में इसका डेटा लीक होना वाकई में शहबाज शरीफ की रातों की तो छोड़िए, हर समय की नींद खराब कर दी है। जी हाँ, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर BLA ने पाकिस्तानी सेना में मचाया कत्लेआम तो बौखलाई शहबाज सरकार। कश्मीर पर भी उगल डाला जहर। दोस्तों बलूचिस्तान में विद्रोही समूहों के हमले के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश की है। आतंकी की फैक्ट्री में के रूप में पूरी दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के ऊपर बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोही समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगाने पर भी इस्लामाबाद की तिलमिलाहट सामने आई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत ने कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद में भारत की संलिप्तता बहुत स्पष्ट है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वे इस क्षेत्र को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने में उनकी सरकार की नीति जाहिर है। हाल ही में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने जाफर एक्सप्रेस घटना की निंदा नहीं की है, जो बहुत कुछ कहता है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत के ऊपर कश्मीर में टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है। उसने कहा कि भारत के पीड़ित बनने से उसके अपराध छिप नहीं जाएंगे। यही नहीं, अपनी जमीन पर आतंकी कैंप लगाने वाले पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो भारत के साथ सार्थक बातचीत चाहता है, लेकिन नई दिल्ली ही हमें इसमें बाधा डालती है। आप देख रहे हैं दोस्तों पाकिस्तानी कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, जबकि भारत ने क्लियरली बोला हुआ है कि भैया आतंकवाद को साइड कर दो और फिर हमसे बातचीत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उल्टा पाकिस्तान ही पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं दोस्तों हम आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें, आपका भी ये सुनकर खून वाकई में खून खौल जाएगा। बलूचिस्तान की औरतों को लेकर पाकिस्तानी जैद हामिद यानी लाल टोपी ने एक ऐसा बयान दे दिया है, हर एक भारतीय का गुस्सा
होना तो तय है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना का प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट और भारत विरोधी कट्टर इस्लामी विचारधारा वाला जैद हामिद अब बलूचों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने लगा है। उसने अपने ही देश के नागरिकों, विशेष रूप से एक प्रांत की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की है और पाकिस्तानी सेना की जमकर प्रशंसा की। जैद हामिद का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन का अपहरण कर लिया था। जैद हामिद को लाल टोपी के नाम से भी जाना जाता है। वो अक्सर भारत के खिलाफ गजवाए हिंद को बढ़ावा देते हुए भड़काऊ बयान देता है। जैद हामिद ने एक इंटरव्यू के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ही है जो तुम्हारी यानी बलूच की महिलाओं को इज्जत दे रही है, इज्जत बचा रही है। अगर इनकी जगह भारतीय सेना यहाँ आएगी और तुम ऐसे जुलूस निकालोगे तो वे तुम्हें सड़क पर घसीटते हुए लेकर जाएंगे। क्या इन्हें लगता है कि भारतीय सेना वही संजीदगी दिखाएगी जो पाकिस्तानी फ्रंटियर फोर्स और पाकिस्तानी सेना दिखाती है? ये सारी की सारी बेशर्म औरतें हैं। कोई सम्मानित महिला अपनी बेइज्जती की बातें सार्वजनिक रूप से कर ही नहीं सकती। उसने आगे कहा कि इजरायलियों ने फलस्तीनी महिलाओं पर क्या क्या जुल्म नहीं किए, लेकिन कोई फलस्तीनी महिला इस बारे में सार्वजनिक तौर पर शिकायत नहीं करने आई। अफगान महिलाओं के साथ अमेरिकी सेना ने क्या क्या किया, लेकिन एक भी अफगान महिला इस पर कुछ नहीं बोलती, जबकि पाकिस्तानी सेना ने इनके साथ कुछ भी नहीं किया। फिर भी ये सड़क पर चीख चीख कर कहती है कि हमारी सलवारें फाड़ दी गई, हमारे कपड़े उतार दिए गए। ये कितनी बेहया औरतें हैं। कोई सच्ची मुसलमान औरत इस तरह चीखती चिल्लाती नहीं है जैसे तवाइफे शोर मचाती हैं कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए और सलवारें उतार दी गई। दोस्तों, इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया है इस पाकिस्तानी लाल टोपी ने, जिसको अगर हम भारत के सबसे नीच तरीके से शब्दों से बयान करें तो आप लोग कैसे इसको एक शब्द में इस लाल टोपी जैद हामिद को नामांकन करना चाहेंगे। और सुना आपने दोस्तों, इन्होंने भारतीय सेनाओं को लेकर क्या बयान दिया और पाकिस्तानी सेना को हीरो बताया है और कह दिया कि भारतीय सेना अगर पाकिस्तानी सेना की जगह होती तो औरतों को घसीटती, उनके साथ दुर्व्यवहार करती। अब आप लोग दोस्तों इस जैद हामिद लाल टोपी को जवाब देना मत भूलिएगा, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और जैसा इसका नाम है लाल टोपी, ऐसे में इसको जवाब ऐसा दीजिएगा कि चेहरा ही लाल हो जाए। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां ताइवान ने दिया भारत को चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने में मदद देने का भरोसा। उप एनएसए ने कही है ये बात। दोस्तों, ताइवान भारत को चाइना से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात को कम करने में मदद कर सकता है और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मुक्त व्यापार समझौता करना होगा। ये कहना है ताइवान के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुसू चियन का। गुरुवार को पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में हुसू ने कहा कि व्यापार समझौते से सेमीकंडक्टर और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ताइवान की कंपनियों के लिए भारत में अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि इससे उच्च शुल्क व्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी। ताइवान को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुख्य रूप से भू राजनीतिक पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। हुसू चियन ने कहा है कि ताइवान की प्रौद्योगिकी और भारत के जनसांख्यिकी लाभांश के बीच तालमेल बिठाकर भारत में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी वाले घटकों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे नई दिल्ली को चीन से आयात कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ऐसे में थैंक यू ताइवान जरूर कहिएगा आप लोग भारत के लिए इतना सोचने के लिए। तो वहीं सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दे, 7,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को कैबिनेट की मिल गई मंजूरी। स्वदेशी आर्टिलरी गन की होगी अब खरीद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की समिति यानी CCS ने 7,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद की जाएगी। गौरतलब है कि ये देश की पहली स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई आर्टिलरी गन है। सरकार का कहना है कि आर्टिलरी गन के मामलों में आत्मनिर्भर होने की दिशा में यह सौदा एक बड़ा कदम है। ATAGS 155 mm लंबी आर्टिलरी गन है, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं में उल्लेखनीय इजाफा होगा। इतना ही नहीं, 7,000 करोड़ रुपए के इस रक्षा सौदे के तहत 307 होविजर तोप खरीदी जाएंगी, जिनकी मारक क्षमता 45 से 48 किलोमीटर की होगी। साथ ही तोप ले जाने वाले 327 वाहनों की भी खरीद की जाएगी। ATAGS को DRDO ने डिजाइन किया है और विकसित भी किया है। वहीं भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने मिलकर इनका निर्माण करेगी। भारत फोर्ज 60% आर्टिलरी गन का निर्माण करेगी, वहीं टाटा एडवांस्ड सिस्टम बाकी 40% आर्टिलरी गन का निर्माण करेगी। दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी जरूर ही बताइएगा और सामने लाइक का बटन है, लाइक दबाते हुए जो लोग पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा, यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।